कहानी की शुरुआत 5 दोस्तों से होती है जो समुंदर के नीचे एक पुराने शिपरेक को एक्सप्लोर करने निकलते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एक छोटी सी गलती उन्हें सीधा मौत के मुंह में पहुंचा देगी। अब सवाल ये है कि क्या इनमें से कोई जिंदा वापस लौट पाएगा? तो चलिए कहानी की तरफ। कहानी शुरू लेवी, नोआ और इसके दोस्तों से होती है। नोआ असल में लेवी के साथ इस आइलैंड पर रहता है क्योंकि वो लेवी के साथ डाइव में काम करता है। नोआ ने अपने 4 कॉलेज दोस्तों की तरफ देखा, सैम, ब्रेट, राइली और लोगन। सबकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। नोआ ने धीरे धीरे अपने 4 कॉलेज दोस्तों की तरफ देखा, सैम, ब्रेट, राइली और लोगन। साल बाद सब एक साथ मिले थे। कॉलेज के दिन याद आ गए, रात भर बातें, प्रोजेक्ट्स और वो वादा कि एक दिन मिलकर दुनिया एक्सप्लोर करेंगे। आज वो वादा पूरा होने वाला था। सबकी आंखों में एक्साइटमेंट थी, किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि सामने अंधेरे में यूएसएस चार्लोट का झंग आलूद दरवाजा उनका इंतजार कर रहा था। 1944 का जहाज। कहते हैं आज तक कोई अंदर जाकर जिंदा वापस नहीं आया। नोआ ने गहरी सांस ली। उसके दिल में 2 चीजें एक साथ चल रही थी, एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ खतरा। वो मुस्कुराया, थोड़ा जोर से बोला ताकि सबकी घबराहट खत्म हो जाए, बॉयज सुनो, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। सब ने उसकी तरफ देखा। हम आज हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। एक एक करके सब ने डाइविंग सूट पहना, काले सूट, ग्लव्स और फिन्स सब ठीक से बंधे। ऑक्सीजन टैंक पीठ पर लगाते ही वजन महसूस होने लगा। टैंक से सैस की आवाज आ रही थी। हर सांस के साथ दिल और तेज धड़क रहा था। अंदर एक अजीब सा खौफ भी था, लेकिन चेहरे पर एक्साइटमेंट भी थी। लेवी बोट के किनारे आया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। उसने आवाज बुलंद करके कहा, देखो, अंदर 30 मिनट से ज्यादा मत रुकना, एक साथ रहना, अलग मत होना और सबसे जरूरी, रोप को कभी मत छोड़ना। मैं यहीं वेट करूंगा। सब ने सर हिला दिया। पहले लोगन ने छलांग लगाई। ठंडी लहर ने उसके जिस्म को झटका दिया। उसके बाद नोआ कूदा। फिर ब्रेट ने जोर से नारा लगाया। राइली ने आंख बंद करके जंप की। आखिर नोआ, सैम, ब्रेट, राइली, लोगन सब एक करके समुद्र में उतर गए। ऊपर रोशनी थी, नीचे अंधेरा और उनके सामने यूएसएस चार्लोट का झंग आलूद दरवाजा खुला हुआ था। नीला पानी उन्हें अपनी आगोश में ले गया। ऊपर से धूप की रोशनी पानी में टूटकर नीचे आ रही थी। जितना नीचे जा रहे थे उतना ही अंधेरा बढ़ रहा था। 4 दोस्त एक लाइन में बबल बनाते हुए नीचे उतर रहे थे। ऑक्सीजन टैंक से लगातार की आवाज आ रही थी। हर सांस के साथ छोटे बबल ऊपर की तरफ जा रहे थे। सामने अंधेरे में यूएसएस शार्लेट का झंग आलूद दरवाजा नजर आ रहा था। बड़ा और पुराना दरवाजा जिसमें झंग लग चुका था। 1944 से वो यहीं पड़ा था। लोहे पर काई जम चुकी थी और चारों तरफ मिट्टी उड़ रही थी। सिर्फ 6 डाइव लाइट्स से रोशनी हो रही थी। सबके दिल में एक्साइटमेंट थी। ये उनके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम डाइव था, एक एडवेंचर, एक याद, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये डाइव उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन बन जाएगा। और उस दरवाजे के पीछे मौत उनका इंतजार कर रही थी। नोआ सबसे आगे रुक गया। उसने अपने बैग से मोटी पीली गाइडलाइन निकाली। वो गाइडलाइन उनकी वापस आने की आखिरी उम्मीद थी। उसने गाइडलाइन का एक सिरा एंट्री गेट के झंग आलूद हैंडल पर मजबूती से बांधा। लोहे से टकराकर स्लिक की आवाज आई। अब वो रोप उन्हें अंधेरे में रास्ता दिखाएगी। सब एक लाइन बनाकर खड़े हो गए। नोआ सबसे आगे था। उसके पीछे सैम, ब्रेट और लोगन सबसे पीछे खड़ा था। गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। रोप धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई। पीला रंग अंधेरे में चमक रहा था। हर कदम के साथ रोप और खुलती जा रही थी और वो सब जहाज के अंधेरे में अंदर जा रहे थे। कैमरा गाइडलाइन को फॉलो करता है। मोटी पीली गाइडलाइन अंधेरे में दूर तक जा रही थी। रोशनी में वो चमक रही थी जैसे अंधेरे में आखिरी रास्ता हो। ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कदम बहुत आहिस्ता थे। हर कोई रोप से नजर नहीं हटा रहा था। पानी में चारों तरफ सिर्फ सन्नाटे की आवाज थी। टैंक से निकलते बबल ऊपर जा रहे थे। अचानक कहीं से लोहे के गिरने की हल्की आवाज आई। धुन की आवाज पानी में गूंजी। सब एक साथ रुक गए। फ्लैशलाइट इधर उधर घूम रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और झंग आलूद दीवारें थीं। कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड तक सब खामोश रहे। फिर नोआ ने हाथ के इशारे से आगे बढ़ने का कहा। रोप फिर से खुलनी शुरू हुई और ग्रुप दोबारा धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गया। वो एक जहाज के कमरे तक पहुंचते हैं। वहां सब लोग अपना मास्क उतारते हैं और सांस लेते हैं। अंदर झंग और मिट्टी हर तरफ जमी हुई थी। फ्लैशलाइट की रोशनी में पुरानी चीजें नजर आती हैं। पानी में मिट्टी उड़ रही थी। हर चीज पर वक्त के निशान थे। लोगन की नजर दीवार पर पड़ी। वहां धुंधले लफ्जों में क्रू क्वार्टर्स 1944 लिखा हुआ था। उसने उंगली से उस तरफ इशारा किया। ब्रेट भी आसपास देखने लगा। दोनों धीरे धीरे केबिन में घूमते हैं और चिल करते हैं। चारों तरफ खामोशी थी। सिर्फ बबल की आवाज आ रही थी। जहाज के अंदर जैसे वक्त रुक गया हो। 1944 के बाद से यहाँ कोई नहीं आया था। सब एक लाइन में खड़े होकर केबिन का मंजर देख रहे थे। अचानक मोटी पीली गाइडलाइन जोर से टूट गई। तराक
की आवाज पानी में गूंजी। अंधेरे में दूर कुछ बड़ा सा हरकत करता हुआ नजर आया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए एक साया फ्लैशलाइट की रोशनी में आया और फिर फौरन अंधेरे में गायब हो गया। पानी में छोटी छोटी बबल्स अचानक तेज हो गईं। हर कोई घबराकर एक दूसरे के करीब आ गया। लाइन टूट गई थी। अब वापस का रास्ता सिर्फ याद के सहारे था। नोआ ने हाथ के इशारे से सबको आगे चलने का कहा। वो सबसे आगे हो गया। फ्लैशलाइट से आसपास का रास्ता चेक करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर 2 कदम पर वो रुक जाता, चारों तरफ अंधेरे में देखता। झंग आलू दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और गहरी खामोशी। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन रुकना खतरनाक था, इसलिए वो दोबारा आगे बढ़ गया और बाकी सब चुपचाप उसके पीछे चलते रहे। तभी अचानक शार्क ने लोगन पर अटैक किया, जिसकी वजह से लोगन जख्मी हो जाता है। वो दर्द से चीखता है। सब दोस्त इसके पास आते हैं और देखते हैं इसके बहुत ज्यादा लाल पानी बह रहा है। नोआ सबको कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अगले ही पल शार्क इनका पीछा कर लेती है। वो सब जल्दी से भागते हैं और जहाज के एक कमरे में पहुंचते हैं। लोगन दर्द से चीखता रहता है। सैम, जो नोआ की गर्लफ्रेंड है, वो इस जहाज में 1944 का कुछ पुराना इंजेक्शन ढूंढती है। वो लोगन के जख्म पर इंजेक्शन लगाती है। तभी लोगन दर्द से चीखता है। अगले ही पल वो वहीं दम तोड़ देता है। सब दोस्त लोगन की मौत पर बहुत दुखी होते हैं। बाहर से शार्क जोर जोर से दरवाजे को टक्कर मारने लगती है। वो सब लोगन की डेड बॉडी को बाहर धकेल देते हैं, जिसकी वजह से शार्क लोगन की बॉडी को ले जाती है। मौका देखकर सब दोस्त भाग जाते हैं और एक जगह पहुंचते हैं। अचानक राइली जल्दी में आगे बढ़ती है तो उसका पांव जहाज में लटके हुए केबल्स और मलबे से उलझ जाता है। इस वजह से वो गिरने वाली होती है। फिर सैम और नोआ उसको संभालते हैं और आगे ले जाते हैं। ब्रेट और नोआ के बीच बहस शुरू हो जाती है। ब्रेट नोआ से कहता है कि अगर तुम्हें पहले से इस जगह का पता था तो हमें यहाँ क्यों ले आए। नोआ कहता है, मुझे भी अंदाजा नहीं था। इसी वक्त दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। माहौल तनाव वाला हो जाता है। सैम बीच में आती है। वो दोनों को शांत करती है। वो कहती है, अब लड़ने का वक्त नहीं है। हम सबको एक साथ रहना होगा और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर सब थोड़ा शांत हो जाते हैं। चारों दोस्त फिर से एक लाइन बनाते हैं। वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर डर और एहतियात होती है। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी है। सिर्फ उनकी सांसों और बबल की आवाज आ रही होती है। कुछ देर बाद उन्हें वही मोटी पीली गाइडलाइन मिल जाती है जो उन्होंने पानी में आते वक्त लगाई थी। गाइडलाइन देखकर सबको थोड़ी उम्मीद मिलती है। उन्हें लगता है शायद अब वो वापस का रास्ता पालेंगे, लेकिन तभी माहौल फिर से बदल जाता है। अचानक शार्क ब्रेट पर हमला करने की कोशिश करती है। इसी वक्त नोआ उसे पीछे हटने का इशारा करता है। ब्रेट वक्त पर हट जाता है और बच जाता है। पानी में हलचल बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद शार्क दोबारा उन पर हमला करती है। ब्रेट घबराकर एक कोने में छुप जाता है। माहौल खतरनाक हो जाता है। सबकी सांसें तेज हो जाती हैं। नोआ हिम्मत करता है। वो अपनी पूरी ताकत से ऑक्सीजन सिलेंडर उठाता है और शार्क के सर पर जोर से मारता है। टक्कर की वजह से शार्क पीछे हट जाती है और अंधेरे में भाग जाती है। पानी में बबल और मिट्टी फैल जाती है। दूसरी तरफ लेवी अपनी बोट पर आराम से खाना बना रहा होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता नीचे क्या हो रहा है। समुंदर शांत नजर आ रहा होता है। तभी उसे दूर से मदद की आवाज सुनाई देती है। आवाज पानी के ऊपर तक आ रही होती है। लेवी फौरन देखता है तो वो ब्रेट होता है। ब्रेट उसे बताता है नीचे शार्क है और सब लोग नीचे फंस गए हैं। लेवी उसे जल्दी आने को कहता है। तभी नीचे से शार्क इसकी एक टांग पकड़ लेती है और इसे भी मार देती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि शार्क एक नहीं दो हैं। लेवी समझ जाता है मेरे दोस्त खतरे में हैं। दूसरी तरफ नोआ और सैम राइली को रुकने को कहते हैं और कहते हैं, हम रास्ता ढूंढते हैं, तुम यहाँ रहना। राइली मान गई। वो दोनों हाथ में फ्लैशलाइट पकड़कर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब वो जहाज का एक छोटा दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ किसी का कंकाल पड़ा था। वो दोनों डर जाते हैं। असल में 1944 को जहाज में फंसने से हुआ था और इनका ये हाल हो गया है। तभी इन्हें अपनी तरफ शार्क आती दिखाई देती है। वो बिना वक्त गवाए एक दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। वो दोनों वापस राइली के पास गए और बताया, ये 2 शार्क हैं, हमें जल्दी से जल्द निकलना होगा। नोआ प्लान बनाता है। राइली की टांग से लाल निशान बह रहा होगा। शार्क उसकी तरफ आकर्षित होगी और हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ये प्लान भी नाकाम हो जाता है। तभी इन्हें शार्क नजर आती है। वो नोआ राइली को कहता है, तुम यहीं रहो। शार्क राइली पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। जब जहाज से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मुसीबत अब टली नहीं थी। तभी अचानक शार्क राइली को मुंह में पकड़ लेती है। दोनों शार्क इसे मार देती है। सैम नोआ को ऊपर धकेल देती है और खुद नीचे शार्क का ध्यान खींचने के लिए चली जाती है। इसकी ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। वो अपनी जेब से एक और मास्क निकालती है और अपने मुंह पर लगा लेती है। ऊपर से लेवी ने नोआ को बोट तक ला दिया। इसके बाजू पर लगी चोट पर एक रस्सी बांधी ताकि लाल निशान रुक जाए। वो लेवी को कहता है, सैम को बचाओ, वो जिंदा है। दूसरी तरफ शार्क सैम का पीछा कर रही थी तो सैम ने अपनी पूरी ताकत से इसके मुंह पर लोहे की रोड घोंस
दी जिसकी वजह से वो मर गई। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाने लगी। तभी दूसरी शार्क भी आ गई और ऊपर से लेवी भी आ गया था। शार्क इस पर हमला करने ही वाली थी। अगले ही पल लेवी इसके आगे आ गया और इसे भी अपने साथ ले गया। सैम को बहुत दुख हुआ। वो जल्दी जल्दी ऊपर बोट की तरफ जाने लगी। नोआ उसे बोट के अंदर खींचता है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं सैम और नोआ ने अपनी जिंदगी बोट पर गुजारी और इनका एक बच्चा भी होता है। वो अपने दोस्तों की मौत पर दुखी होते हैं। यहीं पर फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।